हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पे हमारे बीपीएससी टीआरई 2.0 साइंस और मैथ्स के लिए स्पेशली साइंस की एक सीरीज चल रही है, जिसकी कि 3 वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इस सीरीज में हम साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड सभी पॉइंट्स का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, साउंड। तो आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जिन वस्तुओं में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। सेकंड है, अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कोई भी वस्तु है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो जो अपनी माध्य स्थिति में है, यानी कि एक कंडीशन, एक मिडिल स्टेज में है, वहाँ से अगर इधर उधर वो हिलती है या आगे पीछे गति करती है, तो इसी गति को कंपन कहते हैं। नेक्स्ट है कंठ, लैरिंग्स या वाक तंत्र के आर पार दो वाक तंत्र इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे मानव में जो आवाज़ निकलती है, यानी कि जो वॉइस बॉक्स एक तरीके से हम कह लें, तो उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, कंठ या वाक तंत्र उसी को कहते हैं। ठीक है, वॉइस सिस्टम। इसके आर पार दो वाक तंतु, दो जो है फिलामेंट्स लगे होते हैं, वॉइस फिलामेंट, और वो पूरी तरीके से एकदम टाइट होते हैं, तानित होते हैं, एकदम पूरी तरीके से तन्यता होती है उसमें। तो इनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री, वो जो वायु के निकलने के लिए झिर्री बनी होती है, उसी झिर्री के कारण आवाज़, वॉइस जो है हमारी निकल कर के बाहर आती है और वो साउंड क्रिएट करती है। नेक्स्ट है, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में लगभग 5 मिलीमीटर छोटे होते हैं, जबकि बच्चों में बहुत छोटे होते हैं। यही कारण कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न होती हैं। सबसे ज़्यादा वाक तंतु की लंबाई जो है पुरुषों में होती है 20 मिलीमीटर, जबकि महिलाओं में 15 मिलीमीटर होती है और बच्चों में उनसे भी कम होती है। इसी कारण बच्चों की आवाज़ बहुत धीमी होती है, उतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज की पुरुषों की होती है और महिलाओं की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। अगर कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे कोई आवाज़ दी जा रही है, तो वो आवाज़ वहाँ से कहीं जाएगी ही नहीं। इवन आपके मुंह से निकलेगी, लेकिन वो प्रसारित नहीं होती है अगर वहाँ पे निर्वात है, कोई वायु नहीं है या वायुमंडल नहीं है तो। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को मापने की यूनिट जो है वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आयाम समझ रहे हैं ना, आयाम और आवृत्ति बार बार होना, ये ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। कोई भी ध्वनि है, कोई भी साउंड है, वो कितनी तेज है, कितना प्रबल है उसका वेग, ये उसके आयाम पर डिपेंड करेगी, किस आयाम से वो ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। ये एक सिद्धांत है साउंड का कि ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि कितनी प्रबल होगी, वो कितनी उच्च होगी, ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। जैसे यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व के को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीक्ष्ण या तीखी है, यदि आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता कम होगी। जैसे ढोल की आवृत्ति कम तथा सीटी की अधिक है। नेक्स्ट है, पक्षी उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि
दुर्लभ होती है। पक्षी क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनकी हाई पिच की जो उनकी साउंड होती है वो हाई पिच की साउंड होती है, वो हाई पिच की साउंड उत्पन्न करते हैं। जबकि अगर शेर की देखा जाए तो शेर की पिच तो लो है, उसका तारतम्य तो मंद होता है, लेकिन शेर की दहाड़ जो है वो प्रबल होती है, अत्यधिक उससे ज़्यादा पिच तो लो होती है, लेकिन वो उसमें उसकी आवाज़ में एक प्रबलता होती है। ठीक है, एक गहराई से जैसे आवाज़ निकल रही होती है। जबकि पक्षी की ध्वनि जो है आप बहुत मतलब दुर्लभ होती है, वो सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पक्षियों का झुंड है वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, अश्रव्य तरंगे। यानी कि 20 कंपन प्रति सेकंड जिसे हम 20 हर्ट्ज कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो है हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, और इन्हें ही अश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे जो है या ये ध्वनियाँ कुत्ते सुन लेते हैं। भूकंप आता है तो कुत्तों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि भूकंप की जो ध्वनि है वो एक तरीके से भूकंप की जो तरंगे होती है वो अश्रव्य तरंगे होती हैं, जिनको हमारे द्वारा सुना नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते। ऐसी ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। ये उपकरण जो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होता है, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज है जो हम नहीं सुन सकते। जैसे कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है उसके बीच में जो है जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हम सुन सकते हैं, बल्कि जबकि जो है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। ये कैसी ध्वनि होती है हमारे लिए? पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड वेव होती है, हम इनको सुन नहीं सकते हैं। जैसे आप जाएंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में अल्ट्रासाउंड होता है देखते हैं ना, तो उसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि निकलती है जिसको हमारे कान सुन नहीं सकते, हमें महसूस ही नहीं होता कि यहाँ से कोई आवाज़ भी निकल रही है। अगला पॉइंट है अतः मानव के कान आवृत्ति सुनने का रेंज 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। हम इससे बीच की ध्वनि ही सुन सकते हैं जो कि हमारे लिए श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जबकि बहुत से जानवर जैसे कुत्ते आदि जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी ध्वनि सुन सकते हैं जो हमारे लिए अपश्रव्य हैं। अगला पॉइंट है ध्वनि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचारित होती है जबकि निर्वात में नहीं। जो पदार्थ का माध्यम है ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यमों में ध्वनि संचारित होती है, जबकि जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, वहाँ ध्वनि संचारित नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगला पॉइंट है भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ठोस में 6,420 मीटर पर सेकेंड। ठोस एल्युमिनियम की बात यहाँ पे की जा रही है। एल्युमिनियम जो कि एक ठोस है, इसमें ध्वनि की चाल 6,420 मीटर पर सेकेंड होती है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, जबकि डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड। गैस में 1284, हाइड्रोजन गैस में 1284 1284 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आगे इसके बारे में और बताया गया है कि किसी पिंड की चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं, जबकि 5 मैक संख्या से अधिक हो तो उसे अति पराध्वनिक चाल कहते हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस अगर कोई टेम्परेचर कहीं का बढ़ रहा है तो वहाँ 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेल के 10वें भाग को डेसिबल, जिसमें जो ध्वनि की
ध्वनि को मापने की जो यूनिट है डेसिबल, वो बेल के 10वें भाग को कहते हैं डेसिबल। अगला है WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है। यानी कि WHO का जो मानक है उसके अनुसार 45 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि किसी नगर में उत्पन्न हो रही है तो वो नगर जो है ध्वनि प्रदूषित नगर कहलाएगा। अगला पॉइंट है पराध्वनिक विमान प्रघाती तरंग ध्वनि बूम को पैदा करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व आवृत्ति जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि कितने पिच की है ये उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ऊपर एक पॉइंट नोट करके लिखा है mAh। जैसा आप देखते हैं कि इतने mAh की बैटरी, इतने mAh की बैटरी मोबाइल्स में हम कंपेयर करते हैं तो mAh का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पेयर आवर। ठीक है, मिली एम्पेयर घंटा। और ये इस प्रकार की बैटरी जो है वह छोटे उपकरण, मोबाइल या छोटे उपकरणों में यूज होती है। अगला है टॉपिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट है नमक पानी का घोल विद्युत का अच्छा चालक है। यानी कि नमक पानी का अगर घोल हो तो उसमें लाइट इजली जो है मूव कर सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का कुचालक है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है क्योंकि उसमें से उसकी सारी सैलिनिटी जो है वो ख़त्म हो गई होती है, इसलिए वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव आउट नहीं कर पाती है, तो वो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार एवं लवणों से युक्त विलयन नल, नालों, तालाब आदि का पानी विद्युत के सुचालक हैं। सॉरी। नेक्स्ट है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। जैसे देखते हैं कि लाइट के माध्यम से किसी पदार्थ पर किसी वांछित, जैसे कि हम किसी चीज़ पे सोने की परत चढ़ा देते हैं, किसी पे चांदी का वर्क चढ़ा होता है, बर्तनों पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये विद्युत के माध्यम से होती है, बिजली के माध्यम से होती है और इसको विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का जो है इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का एक जनरल यूज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का यूज करके हम इस तरीके का विद्युत लेपन करते हैं। नेक्स्ट है टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। टिन जो है वो लोहे और जिंक दोनों से कम क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता का एक क्रम होता है, जैसे कि आप देखेंगे जो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उन तत्वों को का अगर हम क्रियाशीलता क्रम देखें तो क्या होता है कि हम आपको एक डाटा बता देते हैं। जैसे कि देखते हैं हम तो धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, यानी कि एक घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की है, उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन इसकी सबसे कम होती है। तो इस तरीके से सबसे अधिक किसकी हुई? पोटेशियम की। तो इस प्रकार जो टिन है वो लोहे से कम क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, इसलिए उसमें रखे खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में न रहकर टिन के संपर्क में रहते हैं जो कि कम क्रियाशील हैं। इससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। हम देखते हैं पहले जो ये ऑयल आते थे, वनस्पतिक तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब क्या होते थे, ऐसे टीन के डिब्बों में रखे जाते हैं। तो टीन वो वास्तव में टीन नहीं होता है, वो लोहे का डिब्बा है, उसके ऊपर टीन का लेप चढ़ा हुआ है और उसी में ये रखा जाता था, जिससे कि वो क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील है तो जिससे कि वो चीज़ें जो है लोहे के संपर्क में आकर के ख़राब ना हो, इसलिए टिन का लेप लगा दिया जाता था उसमें। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसका विभवांतर जो है वोल्ट 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है एलईडी में
लाइट इमिटिंग डायोड आप जानते हैं ना इसका फुल फॉर्म। लाइट इमिटिंग डायोड में मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक जो है वो गैलियम आर्सेनाइड है। मुख्य प्रकाशोत्पादक, प्रकाश को उत्पन्न करने वाला जो उसमें कंपोनेंट होता है वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। जबकि CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसमें पारे का वाष्प भरा होता है जो कि हानिकारक है। आप देखते हैं CFL वगैरह जब फ्यूज होता है तो उसमें एक गैस नुमा आपको ऐसे गैस दिखेगा कि गैस टाइप का पूरा बन गया है, वो अलग सा वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसमें पारे का वाष्प भरा रहता है, ठीक है, जो कि हानिकारक होता है। अगला है हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु प्रयुक्त की जाती है। सोडियम के कारण ही इसकी लाइट पीली होती है। हैलोजन लाइट आप देखे होंगे, मोस्टली जो वीडियोग्राफी वगैरह होती है उसमें देखते हैं एक हैलोजन लिए रहते हैं लोग और बाकी लोग कैमरा चला रहे होते हैं। और बाकी वैसे भी बड़ी लाइटें जो लगती हैं हैलोजन लाइट होती हैं, इसमें टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है और सोडियम के कारण ही इसकी लाइट जो है वो आपको पीली नज़र आती है। अगला पॉइंट है फैराडे का नियतांक एफ। इसका मान जो है 96,487 कूलाम प्रति मोल होता है। एफ बराबर 96,487 कूलाम पर मोल। अगला पॉइंट है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो है, वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक युक्ति है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। अगला है प्राथमिक सेल। इसमें एक बार सेल डिस्चार्ज होने पर अनुपयोगी हो जाते हैं। जैसे रेडियो में या टॉर्च में जो सेल लगते हैं या रिमोट में सेल आजकल जो लगते हैं, ये क्या है, ये प्राइमरी सेल है, ठीक है। एक बार डिस्चार्ज हो उसके बाद आप उसका यूज नहीं कर सकते, उसको फेंक देते हैं। अगला है द्वितीयक सेल। इसे क्या है, बार बार रिचार्ज कर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मोबाइल की बैटरी, इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। आप आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं, ठीक है, गाड़ियाँ देखते हैं, चार्जिंग स्टेशन उनके लिए बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कौन सी बैटरी, उसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हो रहा है। इसलिए हम उसको बार बार चार्ज करके और फिर रीयूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मात्रक आस्ट्रेड रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन भी होता है। और इसका मात्रक जो है वो असर्टेड रखा गया है। असर्टेड जो है वो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम, इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत में भारी जल D2O जो कि हैवी वाटर है, ट्रांबे में बनाया जाता है। इसका कार्य जो है न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर में बनाया गया। और भारतीय शोध रिएक्टर के कुछ नाम दिए गए हैं, उनके नाम है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। अगला टॉपिक है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। पहला पॉइंट है तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। आप देखते हैं जंगलों में गर्मी के दिनों में अचानक से आग अपने आप लग जाती है। आपको न्यूज़ में दिखाई पड़ता है कि साउथ अमेरिका के जंगलों में आग लग गया है, अफ्रीका के जंगलों में लगा है, भारत में कई ऐसे जंगलों में अचानक से आग लग जाती है। जबकि वो इतने घने जंगल होते हैं कि वहाँ मानव का जा पाना भी संभव नहीं होता, फिर भी जो है वहाँ पे आग की चिंगारी फैल जाती है। तो ये घटना जो है, ये एक तड़ित का एक हायर लेवल, एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है, ठीक है। तड़ित जो है, तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है, इसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। मतलब वहाँ पे जब चार्जेज आ जाते हैं, जब अगर हम देखें बादलों में, क्योंकि वाष्प से ही बादल बनते हैं, ठीक है, तो बादलों में क्या होता है कि वहाँ पे चार्ज आ जाते हैं, आवेश, और वो कलेक्टिव फॉर्म में आने की वजह से यहाँ पे जो है तड़ित उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। भाई जो इलेक्ट्रिक जो
ये आवेश हैं, ये चार्जेज हैं, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये जब मूव करते हैं तभी जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आप देखते हैं ना, पवन चक्की के माध्यम से हम विद्युत बनाते हैं, तो क्या है, ये आवेश ही तो गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा बन रही है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जो समान आवेश, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगी, जबकि जो असमान आवेश वाली पट्टियाँ हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, ताड़ित की प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। ताड़ित की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। अगला पॉइंट है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हमने ऊपर बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, जबकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। देखते हैं ना, पत्थर से आग निकाल देना, या कोई तार दो आपस में टकरा रहे हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे विद्युत आवेश निकलने लगता है, वहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये स्थिर, ये इस तरीके के जो आवेश होते हैं ये स्थिर आवेश कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो वो टेस्ला होता है। अब आपको हम कुछ ऊर्जा परिवर्तन दिए गए हैं और इसकी युक्ति, किसके माध्यम से ये ऊर्जा के परिवर्तन होते हैं। तो पहला है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है डायनेमो द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये विद्युत मोटर के द्वारा होता है। अगला है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ये बल्ब, CFL या LED बाई इलेक्ट्रिक करंट उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं और हमें जो है लाइट मिल रही है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा, ये हीटर बल्ब इनके द्वारा जो है हमें मिलती है। अगला पॉइंट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 kWh लिखा है ना, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। अगला है, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन इनको भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और हमारे, आप ये समझ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो या आसान हो या कठिन हो, कोई भी क्वेश्चन, सबके मार्क्स जो हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए सबको आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। अगला पॉइंट है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होगी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, सितारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। जो सितारों की अक्षय ऊर्जा, यानी कि हम देखते हैं कि तारे जो है वो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, कभी उनकी जो है चमक कम नहीं होती है, तो इसका कारण जो है हाइड्रोजन गैस जो है उसका हीलियम में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाना ही इनकी चमक का कारण है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन का उपयोग सोलर पैनल में किया जाता है। सिलिकॉन एक बहुत ही महंगी धातु है और इसका उपयोग जो है चिप बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में होता है, और सोलर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, फोटोवोल्टीय सेल में प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल एवं प्रकाश वोल्टीय सेल, ये दोनों जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। यानी कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियर फ्यूल है, नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट है आज का, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अपक्रिया सिद्धांत पर निर्भर है, यानी कि डिपेंड है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बम है ये अनियंत्रित संलयन अपक्रिया सिद्धांत पर निर्भर करता है।
तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मिलते हैं ऐसे और रोचक तथ्यों के साथ अगले वीडियो में। आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपनी तैयारी को और पुख्ता